ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो हमें जो है बेसिकली इसमें से जितने मॉडल क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व करना है एंड जो है एक बार वन शॉट वीडियो जरूर देख के आना एंड साथ में जो है मॉडल ओपन रखना, मॉडल में से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो हम जो है पहले जो है हमें इसके लिए ना हम स्टार्ट करते हैं पहले तो टॉस पढ़ा। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में जो है हमें सबसे पहले क्या करना है, दो चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, पहले मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है, तो जो दो चीज़ें हैं ना वो, ठीक है, देखिए तो पहले ना ये चीज़ देखो कि हमें ना दो चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। एक तो हमारा जो है इन्वॉइस जब इशू करते हैं ना, तो इन्वॉइस इशू करने का सेक्शन है 31 कि इन्वॉइस कब इशू करना है, इसकी ड्यू डेट, टाइम लिमिट। ठीक है ना, कब तक हमें जो है इन्वॉइस इशू कर देना है। ठीक है, तो इसमें ना हमें ध्यान रखना है दो चीज़ें। पहला है हमारा ये दैट इज़ गुड्स और दूसरा है सर्विसेज। गुड्स के अंदर हमें देखना है कंटिन्यूस है नहीं है, कंटिन्यूस और जो है इसमें भी यही सेम है, कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है तो उसमें होता है मूवमेंट, नॉन मूवमेंट वाला और जो है सेल एंड और रिटर्न वाला। ठीक है ना, तो मूवमेंट यानी अगर जो है किसी गुड्स का मूवमेंट है तो उस केस में हम जब गुड्स रिमूव हो रहा है ना हमारे जगह से, उससे हम जो है उसी दिन या फिर उससे पहले हमें जो है इन्वॉइस इशू करना है। ठीक है, अगर जो है मूवमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, डिलीवरी होगा ऑन बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स, जब गुड्स अवेलेबल करते हैं उस टाइम पे, इन दोनों टाइम। नॉन मूवमेंट मतलब जो है हम जो है गुड्स का पहले गुड्स जो है अपने मान लो लिफ्ट है, तो लिफ्ट में क्या होता है, पहले हम सारे पार्ट्स जो है लिफ्ट में क्या होता है, पहले सारे पार्ट्स को जो है हम सप्लायर के प्लेस पे, फिर जहाँ पे भी हमें लिफ्ट लगानी है वहाँ पे लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे जो है उसको असेंबल करके फिर वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुड्स का मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो जो है इस केस में हम क्या करेंगे, जब डिलीवरी हो रही है फिर जब अवेलेबल कर रहे हैं हम जो सामने वाला हमारे रिसिपेंट के लिए जब हम अवेलेबल कर रहे हैं गुड्स को, उस डेट को या फिर उससे पहले हमें इन्वॉइस इशू करना होता है। ठीक है ना, उसे कहते हैं नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, और फिर सेल और रिटर्न। सेल और रिटर्न मतलब कि हम जो है सेल कर रहे हैं कि जो है आप यूज़ करो और फिर आप हमें रिटर्न कर दो, तो उस केस में जो है टाइम ऑफ सप्लाई, जब हम सप्लाई कर रहे हैं ना उस टाइम पे, या फिर जो है विदिन 6 मंथ ऑफ फ्रॉम द रिमूवल, तो दोनों में से जो अर्लियर होगा वो उस टाइम पे हमें क्या करना है, इन्वॉइस इशू करना है। ठीक है, फिर कंटिन्यूस अगर है तो उस केस में होगा, कंटिन्यूस का कंडीशन क्या है कि रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए और रेगुलर इन्वॉइस इशू होना चाहिए। तो बिफोर एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट, जब हम स्टेटमेंट देते हैं ना कि हाँ भाई हमें जो है लाइक बिल वगैरह जाता है ना कि भाई जो है इस महीने का ये है, इसका ये है, तो कंटिन्यूस सप्लाई है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है। ठीक है ना, तो उसमें जो है ये स्टेटमेंट जब इशू होता है वो डेट, या फिर जो है पेमेंट जब रिसीव होता है वो डेट, इन दोनों में से जो भी जो भी अर्लियर होता है उसमें जो है हमें क्या करना है, इशू करना है इन्वॉइस एज द केस में। मतलब एज द केस में अगर हम इशू कर रहे हैं स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट का लेंगे, अगर हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो पेमेंट का लेंगे। ठीक है, तो फिर है कंटिन्यू नॉन सर्विसेज के केस में क्या होता है, इशू डेट जो जिसमें इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो एक तो है हमारा नॉट बैंक, एक है हमारा बैंक का। तो उसमें क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हाँ, तो मैं कह रही थी उसमें बहुत नोटिफिकेशन आया था स्लैब इवेंट टू टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। ओके, सो लेट्स सी। तो अच्छा हम वो देख रहे थे अभी तो हम देख रहे थे ये इसमें कि अगर हमारा जो है सर्विसेज जैसे हमें कब इन्वॉइस इशू करना है, तो अगर नॉन बैंक है मतलब तुम बैंक नहीं हो, बैंक के केस में हमें 45 डेज़ के अंदर इशू करना है जैसे सप्लाई होती है सर्विसेज की, उससे बाद से 45 डेज़ के अंदर एंड अगर अदर देन बैंक है तो उस केस में 30 डेज़ के अंदर हमें क्या करना है, इन्वॉइस इशू करना है। फिर कंटिन्यूस केस में क्या होता है, कंटिन्यूस मतलब होता है सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ठीक है ना, यानी कि हम जो है 3 मंथ से कंटिन्यूसली हमें क्या करें, सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज को। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं वो कंटिन्यूस सप्लाई। इस केस में अगर हम ड्यू डेट एसर्टेन कर पा रहे हैं, एसर्टेनेबल है, तो उस केस में हम दिलेंगे जब ड्यू डेट होगी ना हमारी पेमेंट की उसके अगर हम एसर्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑन और बिफोर द पेमेंट जब रिसीव होती है ना उस टाइम पे। एंड अगर पेमेंट जो है लिंक्ड है किसी इवेंट से कि इवेंट होगा उसके बाद में जो है हमें पेमेंट मिलेगा, उस केस में जब इवेंट खत्म होगा ना, कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तब हम ले लेंगे वो। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं अभी जो हमारा दूसरा वाला जो हमें याद करना ज़रूरी है टाइम ऑफ सप्लाई, वो मतलब इसमें ये दो चीज़ ध्यान रखनी होती है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसलिए हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हम ये समझ लेते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है कब मानेंगे हम, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में। गुड्स के केस में जो है यहाँ पे सेक्शन 12 है, यहाँ पे सेक्शन 13 है। ठीक है, तो गुड्स के केस में यहाँ पे दो चीज़ आती है, FCM RCM। FCM यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, RCM यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो है सप्लायर जो होता है ना वो जो है GST पे करता है, RCM में जो है रिसिपेंट जो होता है ना वो GST पे करता है।
तो एफसीएम में क्या होगा कि अर्लियर ऑफ किसका, इन्वॉइस और पेमेंट। इन्वॉइस में हम देखते हैं, हमेशा ध्यान रखना इन्वॉइस और पेमेंट के अंदर, इन्वॉइस के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो लास्ट डेट ऑफ जब इन्वॉइस इशू होना चाहिए, और एक तो जब हम इशू एक्चुअल में कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इन दोनों में से अर्लियर जो होगा वो डेट हमारी, या फिर जो है पेमेंट के अंदर भी दो चीज़ें होती है, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्री हो रही है वो, और एक तो एक्चुअल में जब पेमेंट कर रहे हैं ना वो। इन दोनों में से अर्लियर जो होगी वो, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उसे हम टाइम सप्लाई मानेंगे। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा पेमेंट और इन्वॉइस के अंदर, उसको हम टीओएस मानेंगे, ठीक है ना, टॉस मानेंगे। फिर आरसीएम में क्या होता है, आरसीएम में जो है हमें क्या होता है, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट, मतलब हमें यहाँ पे रिसिपेंट जो होता है उसको हमें जो है, रिसिपेंट जो होता है ना उसे जो है जीएसटी पे करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक नई चीज़ जुड़ गई, दैट इज़ हमारा जो भी रिसीट ऑफ गुड्स मिलता है ना, जब मेरे को गुड्स मिल रहा है ना, तब जो है वो डेट, या फिर जो है पेमेंट वाले में वही दो चीज़ें हैं, दोनों में से जो अर्लियर है वो। एंड जो है इसमें एक चीज़ क्या है, 31st डे। हम इसका मतलब ये, हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि रिसिपेंट जो है ना उसको हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि तुम जो है आराम से जो है हमें क्या करो, ये जीएसटी पे करो। 30 डेज़ का हमें टाइम दे दिया गया है कि 30 डेज तक मतलब चलेगा। 31st डे होगा ना, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस इशू ऑफ द 31st डे जो होगा ना, उसे हम क्या मानेंगे, टॉस मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है ना। या तो रिसीट ऑफ गुड्स, या तो पेमेंट, या तो जो है इन्वॉइस इशू वहाँ से 31st डे, ठीक है। तो अब जो है ये हो गया हमारा गुड्स का केस। सर्विसेज में क्या होता है कि सर्विसेज में जो है भी दो चीज़ें होती है, एफसीएम आरसीएम। एफसीएम के अंदर भी फिर तीन चीज़ें होती है, तीन केसेस है, ठीक है ना। ये तीन वो नहीं है कि इन तीनों में से अर्लियर, नहीं, ये तीन केसेस है। पहला केस क्या है कि इन्वॉइस इशू हुआ है विद इन टाइम, दूसरा है इन्वॉइस इशू नहीं हुआ है विद इन ड्यू डेट, ठीक है। और थर्ड है कि इवेंट जो है अनअसर्टेनेबल है, ठीक है। अगर इन्वॉइस इशू हुआ है तो इसमें दो चीज़ें, पेमेंट और इन्वॉइस वाला, ठीक है ना। तो वो दोनों में से जो अर्लियर होगा वो, ठीक है ना। अगर जो है इन्वॉइस इशू नहीं हुआ विद इन टाइम में, तो जो हमारा सर्विसेज रेंडर करना वो, या फिर जो हमें जो है रिसीट हो रहा है ये जो सर्विसेज वो, ठीक है ना, एक्चुअल रिसीट ऑफ सर्विसेज यहाँ पे पेमेंट आना चाहिए। तो जब पेमेंट रिसीव हो रहा है वो, तो जो भी दोनों में से एक्चुअल होगा वो लेना है। फिर है अगर इवेंट्स या एसर्टेनेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, जब हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम शो करते हैं ना कि हाँ भाई इस टाइम पे हमें जो है इवेंट हमें रिसीट हुआ है, तो वो जो डेट होगी ना वो हम उससे मानेंगे टॉस। फिर है हमारा आरसीएम में क्या होता है, अर्लियर ऑफ बोथ, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी अर्लियर होगा वो। तो पेमेंट, जब हम पेमेंट रिसीव हो रहा है वो, इसमें भी सेम दो चीज़ें, बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हो रहा है वो, फिर एक्चुअल पेमेंट जो मिल रहा है वो, या फिर जो 61st डेट फ्रॉम द इशू ऑफ इन्वॉइस के 61st डे में, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, एक तो चीज़ ये कि आरसीएम के अंदर जो है 31st डे होता है, यहाँ पे जो है 61st डे होता है गुड सर्विसेज के केस में, ठीक है। ये चीज़ें तो अब देखते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा रिवाइज हो गया है, 7 मिनट्स के अंदर अंदर रिवाइज हो चुका है पूरा। अब हम क्या करते हैं, उसका जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन जो हुआ है पहले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतरा ने को जो है गुड्स डिलीवर की सप्लाई किया है, ठीक है। रिमूव कब हुआ था वो अलग डेट दी हुई है, गुड्स डिलीवर कब हुई थी वो अलग डेट दी हुई है। तो इस केस में जो है हमें जो है क्या कहते हैं, गुड्स सप्लाई किया है, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ अंतरा रिमूव द गुड्स, ठीक है। मूर्ति बोला है, यहाँ पे और कुछ वो बताया नहीं एडिशनल की क्या चीज़ है, ठीक है। फिर जो है पेमेंट का यहाँ पे दो चीज़ दी हुई है, एक तो है 20 सितंबर, एक है 20 अक्टूबर, एक है 19 सितंबर। दोनों में से जो अर्लियर है हमें पहले वही देख लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले वही देखती हूँ पेमेंट का, बिकॉज वो बहुत ईजी होता है। तो इनमें से अर्लियर कौन सा है हमारा, 19 सितंबर। तो 19 सितंबर हम एक डेट निकाल लेंगे पहले, ठीक है, पेमेंट वाला। फिर हम देखेंगे इन्वॉइस वाला, इन्वॉइस के अंदर हमें जो है ड्यू डेट और जो है एक्चुअल इशू ऑफ डेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें डेट इन्वॉइस ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, 19 सितंबर। 9 सितंबर क्यों है, क्योंकि जो है हम इसमें ना वो डेट लेंगे जब हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है, जब मेरे प्लेस से, सप्लायर के प्लेस से कोई गुड्स रिमूव हो चुका है, यहाँ से निकल चुका है। अब वो कब डिलीवर हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, यहाँ से रिमूव हो चुका है ना, तो उस डेट को ही हम क्या मान लेंगे, जो है इशू ड्यू डेट मानेंगे कि हम कब जो है इन्वॉइस इशू करना है वो ड्यू डेट है, ठीक है, इन्वॉइस ड्यू डेट। तो इन्वेस्ट ड्यू डेट 9 सितंबर, हमने पेमेंट का हमने निकाल दिया 19 सितंबर। दोनों में से अर्लियर कौन सा है, 9 सितंबर। तो 9 सितंबर में हमारा क्या हो जाएगा, टॉस, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि जो है ऑर्डर प्लेस किया है शाम ने 18 अगस्त को, सप्लाई किया कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। शूज़, यहाँ पे शूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड रेडी हो चुका था, उसे इन्फॉर्म किया है उसको, तब इसमें निकालना है ड्यू डेट एंड वो जो भी है टॉस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कलेक्ट जो है उसने कब किया था, 7th को। अब कलेक्ट कब कर रहा है हमें वो मैटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने तो डिलीवर कर दिया था उसको, इनवॉइस भी हमें इशू कर दिया था 13 सितंबर को। यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
मैंने कंसाइनमेंट रेडी कर दिया है और उसी दिन मैंने जो है इन्वॉइस भी इशू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो है अपने ड्यू डेट के टाइम पे ही हमने क्या कर दिया, इन्वॉइस को इशू कर दिया। तो यहाँ पे हमें ड्यू डेट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसी दिन इशू हुआ इन्वॉइस, ठीक है। तो 3 सितंबर या फिर जो है उसने जो है पेमेंट किया है, यहाँ पे क्या बता रहा है, उसने जो है ट्रांसफ़र किया था इलेक्ट्रॉनिकली सेम डे के 7 दिसंबर को उसने जो है रिसीव कलेक्ट किया था कंसाइनमेंट, और उसी दिन जो है उसने पेमेंट कर दिया था। अकाउंट्स में एंटर कब हुआ था, 8 दिसंबर को, मतलब नेक्स्ट डे को। तो हम 7 दिसंबर, इन दोनों में से पहले अर्ली निकाला, 7 दिसंबर या फिर जो है ये जो 3 दिसंबर है, वो दोनों में से पहले कौन सा है, 3 दिसंबर हमारा हो गया टॉस, बस काम खत्म। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर ये थर्ड है, हम क्या पूछ रहा है कि एग्रीकल्चरल है सप्लाई किया है रॉ कॉटन, यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है कि आरसीएम का केस है। आरसीएम के केस में हम क्या ध्यान रखेंगे, ये वाला आरसीएम के अंदर ये वाली चीज़ लगेगी यहाँ पे, ठीक है ना, रिसीट ऑफ गुड्स, पेमेंट या फिर 31st डे ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, दी हुई चीज़ें क्या क्या दी हुई है यहाँ पे, डेट्स दी हुई है कि बहुत नॉइज। चलो देखते हैं, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेज। ओके, तो ये जो है हमारा अप्रोच, ए ने बी को अप्रोच कब किया, 1 अप्रैल को। कॉटन जो था ऑर्डर प्लेस किया था एंड रिसीव कब किया बी ने, 10 ये मई को, ठीक है। एंड 15 मई को जो है इन्वॉइस इशू हुआ था, ठीक है ना। एंड देखो इन्वॉइस इशू हुआ और इन्वॉइस उसने रिसीव किया गुड्स को, रिसीट ऑफ गुड्स हमने देखा था, रिसीट ऑफ गुड्स या फिर जो है वो हाँ रिसीट ऑफ गुड्स जो है हमारा वो होना चाहिए ड्यू डेट, ठीक है। एंड ये जो उसने जो है 20 मई को जो इसने पेमेंट किया था चेक के थ्रू, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया था, और जो है डेबिट कब हुआ था बैंक में 25 को। इन दोनों में से पहले निकाल लो आराम से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 20 मई, ठीक है। और हमारा जो है इन्वॉइस इशू करने का इशू हुआ था बाद में, इन्वॉइस हमारा रिसीव हुआ था गुड से पहले 10 को। तो इन दोनों में से पहले कौन सा है, ये। तो इन दोनों में से अब 10 दिसंबर नहीं 10 में या फिर 20 में, दोनों में से पहले कौन सा है, 10 में। तो 10 में हमारा क्या बन जाएगा, टॉस, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे लिखनी है वैसे। अब है ये क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एंटर करा अरेंजमेंट में हश पपीज बाइज वाउचर का केस है। वाउचर केस में हमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन, ठीक है। वाउचर के केस में हम क्या करते हैं, जब हम वाउचर, एक तो होता है कि इशुएंस ऑफ वाउचर, एक होता है रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, ठीक है ना। अगर हमारा जो है सप्लाईज आइडेंटिफाइबल है तो, और सप्लाईज आइडेंटिफाइबल नहीं है तो अगर सब आइडेंटिफाइबल है, ठीक है ना, कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ भाई सप्लाई इस टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हम इशू हो रहा है ना इनवॉइस वाउचर, उस डेट को हम सप्लाई मान लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर जो है नहीं आइडेंटिफाइबल, तब जब रिडेम्पशन हो रहा है, कि हम जब रिडीम कर रहे हैं, एक्चुअल में देखो इशू हो रहा है मेरे को आज, मान लो मैं 4 दिन बाद में उसे रिडीम कर रही हूँ, तो वो होते हैं अलग डेट, ठीक है। तो इशू के डेट को और रिडीम की डेट को जो है टॉस मानेंगे, दो अलग अलग केसेस में। तो यहाँ पे जो है वाउचर का केस ही है कि इसमें क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, वो अरेंज एक लाइक कॉन्टैक्ट करती है हज पपीज से, वाउचर्स बाई करती है। अब बाई किया है और फिर इशू किया है उसने कब, 14 दिसंबर को, ठीक है ना, इशू किया है। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूट कब हुआ था, ये 4000 का है, ये ध्यान रखना नहीं है, ठीक है। इशू किया है एम्प्लॉइज़ को कब, 24 दिसंबर को, ठीक है। उसे पहले मिल चुका था, उसने डिस्ट्रीब्यूट कब किया, 24 दिसंबर को। वैलिड कब तक है, 31 जनवरी तक, ठीक है। तो अब जो है एम्प्लॉयज़ जो है मेक मोस्ट यूज़ ऑफ इट एंड रिडीम दीज वाउचर्स, न्यू ईयर पे जो है वो रिडीम करते हैं। 31 उसकी वैलिडिटी थी, उन्होंने न्यू ईयर मतलब नेक्स्ट डे को किया है। तो क्या हम इसमें जो है हम टॉस किस चीज़ को मानेंगे, किस डेट को मानेंगे, तो देखो सप्लाईज आइडेंटिफाइबल है, हम किसको मानेंगे, इशुएंस ऑफ वाउचर्स। इशुएंस कब हुआ था हमारा, 14 दिसंबर को, ठीक है ना, ऐसा सोच रहा है वो। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा रजिस्ट्रेशन। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ पे ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है कि जब इशुएंस होगा ना उसी को हम मान लेंगे टॉस, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब वाउचर इशू हो रहा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा, नॉन आइडेंटिफाइबल वाला यूजर, ये भी वैल्यू ध्यान में रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये गिफ्ट करता है टर्न को 14 दिसंबर में, अब वो वैलिड है हमारा 29 फरवरी तक। एंड वो क्या करता है, उसी दिन जो है जाके रिडीम भी कर लेता है। तो हम इसमें जो है कौन सी डेट को मानेंगे, तो रिडीम जब कर रहा है ना उसको मानते हैं, बिकॉज यहाँ पे नॉन आइडेंटिफाइबल है। रिडेम्पशन कौन सा हुआ था, 29 दिसंबर को, सॉरी फरवरी को, बार दिसंबर नाम आ रहा है मेरे में, ठीक है। ओके नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है,
ये क्वेश्चन किसका है, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ये है, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। रमेश ने गुड्स दिया था फॉर 4 लाख रुपीज़, ठीक है ना। डेट दी हुई है 1 3 यानी कि मार्च में दिया है। एंड ऑन 1 मंथ क्रेडिट, यानी कि उसने उधार पे दिया है कि 1 मंथ के बाद में वो पेमेंट कर देगा। अब वो पेमेंट फेल हो चुका है, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाया 1 मंथ में, उसे इंटरेस्ट देना पड़ा 4000 का फॉर एवरी मंथ, लाइक हर महीने के लिए 4000 का डिले इंटरेस्ट है। मेक्स पेमेंट ऑफ 4 लाख रुपीज़। अब वो पेमेंट कर रहा है 22 मार्च को, ठीक है ना। यानी कि 1 अप्रैल को कर लेना चाहिए था। 1 मंथ कितना होता है, 1 अप्रैल को नहीं किया उसने, पेमेंट कब किया 22 अप्रैल को। तो पार्ट ऑफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट डिले ऑफ मंथ और पार्ट देयर ऑफ। मतलब कि अगर एक दिन भी अगर ऊपर हो रहा है मंथ में, ठीक है ना, तो उसको भी हम पूरा मंथ मानेंगे, तो उसे बोलते हैं पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 22 अप्रैल है, यानी कि पूरा मंथ का जो है हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट 4000 का। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बट शिवा ने क्या किया, उसको वेव ऑफ कर दिया, हाफ जो 50% है ना उसको वेव ऑफ कर दिया, यानी कि 4000 का उसने क्या किया 50% 2000 हो गया, राइट। 2000 का वेव ऑफ कर दिया, उसे 2000 को उसको पे करना है। तो वो पे कब कर रहा है, इंटरेस्ट है 30 अप्रैल को उसको पे कर रहा है। तो अब यहाँ पे टॉस किसको मानेंगे, तो वो बताओ। तो इसमें जो है हम पहला जो है इसमें 2 चीज़ निकलेगी। पहला तो डेट ऑफ इनवॉइस एज वेल एज डेट ऑन विच इनवॉइस इज सपोज टू बी ड्यू डेट, ठीक है ना। तो वो जो है हमारा इज 1 मार्च। 1 मार्च को क्यों है, बिकॉज 1 मार्च को क्या हुआ था, गुड्स को सप्लाई किया गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर जो है पेमेंट का दिया हुआ है अलग डेट, ठीक है 22 अप्रैल। एंड पेमेंट कब हुआ था 22 अप्रैल को। तो विच एवर कौन सा है हमारा 1 मार्च। तो 1 मार्च का हम टॉस मान लेंगे। फिर हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट हमें लेट मिला है, तो जब हम इंटरेस्ट मिला है ना उसी को हम मान लेंगे क्या हमारा ये टॉस इंटरेस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन। ये इसमें क्या है अलग अलग दिए हुए, इसमें भी सेम मैसेज में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 अक्टूबर में क्या हो रहा है, हॉल बुक हुआ था, हॉल वॉज फिक्स, एडवांस पेमेंट मिल गया था। तो 25,000 का एग्री हुआ था, कब अमाउंट 1 लाख का पूरा अमाउंट है, और 25,000 का जो है एडवांस पेमेंट मिला था। 20 अक्टूबर को जो है इन्वॉइस इशू हुआ था, ठीक है। एंड मैरिज कब हो रही है 30 नवंबर को। दिसंबर में जो है उसका जो है बैलेंस जो भी था वो पेमेंट हुआ था उसका, एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ एडवांस। एंड फिर जो है 31 दिसंबर को जो है उसने क्या किया था, पेमेंट रिसीव किया था। तो अब अलग डेट दी हुई है। पहला हमें देखना है डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है ना। तो इनवॉइस जो है यहाँ पे ये कौन सी बात कर रही है 30 डे ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे जो है हमें एडवांस पेमेंट मिला है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एडवांस पेमेंट जब मिला है ना, क्योंकि हमें पेमेंट पहले मिला है, ठीक है। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या था 14 दिसंबर को हमें क्या मिला था, इनवॉइस मिला था 75,000 का। एंड डेट ऑफ रिसीव पेमेंट कब था 31 दिसंबर, तो ठीक है। तो दोनों में से अर्लियर जो होगा वो ओके। तो देखो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है। सर्विसेज की बात में हम क्या देखते हैं 61st डे देते हैं ना। तो 61st डे कब हो रहा है हमारे पास, इसमें ना दो डेट्स निकलेंगे, 2 टॉस निकलेंगे, 2 टॉस निकलेंगे। पहला निकलेगा एडवांस पेमेंट का, दूसरा निकलेगा बाकी जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसका। तो पहला जो एडवांस पेमेंट हुआ है ना वो हुआ है हमारा 15 अक्टूबर। यहाँ से 61st डे कितना 61st डे कितना हो जाएगा 15 नवंबर, फिर 15 दिसंबर, ठीक है ना। 15 दिसंबर एक दिन पहले 14 दिसंबर हमारा 61st डे हो जाएगा। तो डेट ऑफ इनवॉइस 14 दिसंबर है, नहीं 14 दिसंबर को हम वो दैट इज इनवॉइस इशूड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम के विद इन हो चुका था, ठीक है। एंड हैंस टाइम सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ, तो ये ऐसे डेट ऑफ रिसीव पेमेंट है वो 31 दिसंबर को। तो दोनों से पहले कौन सा है 14 दिसंबर हमारा बन जाएगा क्या टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द अमाउंट ऑफ 75,000। और जो एडवांस पेमेंट मिला था ना 15 अक्टूबर का हमें, वो हमारा बन जाएगा उस एडवांस अमाउंट का जो है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो 2 डेट निकले यहाँ पे, एडवांस का जब एडवांस हुआ था तब, और जो हमारा बैलेंसिंग का था तब इनवॉइस इशू हुआ था उसके 14, अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू हुआ है तो उस डेट को। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, इसने इनवॉइस दिया था 40 इशू इनवॉइस ऑफ 4,500। यहाँ पे क्या हो एडवांस पेमेंट मिल रहा है, एडवांस मतलब एडवांस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक्सेस पेमेंट मिल रहा है। यानी कि मेरे को पे करना था 1,000 रुपीज़, मैंने पे कर दिया कितना 1,500,
तो ये हमें क्या हुआ, ज़्यादा मिल गया, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा ना उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे नेक्स्ट जब भी हम कुछ भी खरीदेंगे तब एडजस्ट हो जाएगा वो अमाउंट, ठीक है ना। तो हम जो है अभी जो है 1000 का निकलेगा अलग डेट, फिर वो जो एडजस्ट एक्सेस अमाउंट था ना 500 का वो मिल जाएगा हमें अलग, उसका अलग जो है डेट निकलेगा टॉस जब हम एडजस्ट करेंगे ना उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टाइम सप्लाई जो है ना 4500 का, तो वो हमें कब क्या था, इन्वॉइस इशू हुआ था फॉर द मतलब जून 1 जुलाई को हुआ था। इन कंपनी ने पे कब क्या था, अभी लगे सीट 8 जुलाई को, तो हम पेमेंट जो है बाद में हुआ है, ये पहले हुआ है, तो हम 1 जुलाई को क्या मान लेंगे, हमारा टॉस विच चल रही है 1 जुलाई चल रही है, तो हम टॉस मान लेंगे। और एडवांस एक्सेस पेमेंट मिला है ना 500 का, वो हमें जो है जब भी एडजस्ट होगा ना तब हम जो है उसको मान लेंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट का दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम जो है ये लिखेंगे क्योंकि हम जब इसको एडजस्ट करेंगे ना सब्सिक्वेंट इनवॉइस में तब इसको मान लेंगे टॉस। फिर है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया एडवोकेट का मिस्टर बी विच फॉल द रिवर्स एंड मैकेनिज्म थे ऑन द बेसिस क्या है 10 अप्रैल को 25, ठीक है 25 ईयर है। फिर इसमें इन्वॉइस का इशू हुआ है 12/4 को, ठीक है ना। पहले देखना क्या सर्विसेज की बात करें, सेकंड चीज़ क्या है रिवर्स मैकेनिज्म से, ठीक है ना। तो हमें जो है सर्विसेज मिला है, सर्विसेज के केस में हम क्या देखते हैं इन्वॉइस, सर्विस के केस में हम क्या देखते हैं इन्वॉइस में कि ये कंटिन्यूस है नहीं है, अगर कंटिन्यूस है तो वो, और कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है तो हमारा जो है 30 डेज़ के बाद में जो है हमें इन्वॉइस इशू करना है, अगर नॉन बैंकिंग है तो, ठीक है। हम यहाँ पे लीगल सर्विस की बात करें तो नॉन बैंकिंग की चाहे तो हमें यहाँ पे जो है क्या करना है वो निकालना है। यहाँ पे जो है इन्वॉइस इशू हुआ था 12 को, ये है हमारा 10th इन्वॉइस जो है विद इन टाइम इशू हो चुका है, ठीक है। तो इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है 10 अप्रैल। अब जो है हमें 10 सितंबर जुलाई 10 जुलाई को जो है पेमेंट मिला है मेड बाय मिस्टर बी थ्रू चेक एंड रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन दोनों में से अर्लियर डेबिट कब हो रहा है, यहाँ पे कब हो रहा है, तो इन दोनों में से अर्लियर क्या है 10 सितंबर। तो अब यहाँ पे हमें डेट निकालना है 10 सितंबर, या फिर जो है हमारा ये shall be earlier of the dates date immediately following the 60 days from the 12, बस यहाँ पे 60 डेज़ की बात कर रहे हैं, ये वो आ रहा है आरसीएम के अंदर हम क्या देखते हैं, आरसीएम के अंदर हम देखते हैं ये 61st डे ऑफ द इनवॉइस इशू हुआ है वो, या फिर पेमेंट जब हुआ है वो, इन दोनों में से अर्लियर। तो हमें जो है ये बताना है यहाँ पे कि जो है हमें जो भी इनवॉइस इशू है ना यहाँ 61st डे कब होता है, अप्रैल का मंथ है, मार्च जून के 12 जून को कब होगा 60 डेज होगा, एंड एक दिन और ऐड करना है तो हमारा हो जाएगा 13 जून, ठीक है। ट्वेल्थ हाँ बिकॉज हाँ आई गॉट इट। तो 12 जून जो है हमारा 61st डे होगा, तो या तो 61st डे क्या है 12 जून, या फिर जो है हमने जब पेमेंट किया है वो दोनों से अर्ली कौन सा है 12 जून, तो 12 जून हमारा टर्न सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ इनवॉइस इज नॉट डायरेक्टली कंसिडर्ड एज इनवॉइस इज इशूड बाय द सप्लायर एंड नॉट बाय द रिसिपिएंट। फिर नेक्स्ट ड्राई क्लीनिंग है, इसमें वाउचर दिया है, वाउचर वाला सेम ही है इसमें भी, ये भले ही वो आरएसएम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी बात कर रहा है सर्विस की बात कर रहा है, ठीक है। इश्यूज ड्राई क्लीनिंग इश्यूज वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वाउचर्स कब एम्प्लॉयज़ को शैल बी रिडीम्ड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सप्लाई बताओ। तो देखो इश्यू कब हो रहा है 22 नवंबर में, एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वाउचर्स अमाउंट हू शैल इफ 20 मीटर, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है डेट, तो इसी डेट को जो है हम टाइम सप्लाई मान लेंगे जब हम जो इशू हो रहा है ना उसी डेट को। फिर है ये नेक्स्ट टोनी लिमिटेड है अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड है, इसमें जो है टोनी लिमिटेड है अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे जो है पीरियडिक रिटर्न की बात कर रहा है, शायद टर्नओवर जो है 30 लाख का है। अच्छा देखो इसमें क्या है कि ये अनरजिस्टर्ड था बट इसका टर्नओवर एक्सीड हुआ है, इसका टर्नओवर जो है 30 लाख, जो हमारा जो लिमिट है ना 20 लाख, मतलब अगर 20 लाख अगर हमारा टर्नओवर हो जाता है तो हमें जो है अगर मोर देन 20 लाख है तो उस केस में जो है हमें क्या करना है रजिस्टर कराना है अपने आप को, ठीक है ना, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे 30 लाख हो गया उसका टर्नओवर, तो इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑल्सो डिमांडेड, तो यहाँ पे जो है इसको सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ जीएसटी यहाँ पे ही इज़ लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। एग्जैक्ट डेट ऑफ रिसीव जो है ना ऑन विच जीएसटी वाज चार्ज बाय ये नोन नहीं है, एग्जैक्ट डेट नोन नहीं है, तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है कैनॉट बी 15 अंडर सेक्शन
section 2, 3 and 4, and therefore same shall be determined by certain 5 CGST accordingly as per the clause B and it डेट ऑफ द मेकिंग की वही बात बोल रहा है कि यहाँ पे जो है डिटरमाइन नहीं है हमारा जीएसटी कब देना है कब नहीं देना है, इसलिए जो है हम जो है सेक्शन 13(5) जो है ना सेक्शन 5 इसके अंदर जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसके अंदर हम जीएसटी निकालेंगे डेट टॉस, ठीक है। ही इज नॉट सपोज टू फिनिश द रिटर्न ऑफ जीएसटी, ही इज अंडर जीएसटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि BA टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड है चार्ज किया है 100 रुपीज़ एज ए लेट फीस टू कस्टमर्स अपना अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट नहीं हुआ था बिल का, इसलिए जो है ड्यू डेट थी 12 फरवरी का मंथ का ना, तो उसने चार्ज किया लेट फीस 100 का, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर ने पे किया था लेट फीस ऑन 5 अप्रैल, ठीक है। तो इसमें टाइम सप्लाई निकालो लेट फीस का, तो जब भी हमारा पेमेंट हुआ है तभी हम मान लेंगे इसका टॉस, कुछ और दिया ही नहीं हमें इसमें। ये तो एग्जांपल क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ जीएसटी ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैड डिक्रीज हो चुका है 18 से 12 में फर्स्ट जून में, ठीक है। तो रेट जो है वो डिक्रीज हो चुका है, तो रेट जब भी है ना एप्लीकेबल कौन सा होगा 18th होगा या 12th होगा, तो हम जब भी इसमें ये देखना पड़ता है कि हमें पेमेंट कब मिल रहा है और जो है हमें इन्वॉइस का इशू हुआ है, अगर इन्वॉइस इशू हुआ है और पेमेंट इशू हुआ है वो अलग अलग डेट से और वो जो है चेंज के आगे या पीछे है तो वो उसके ऊपर डिटरमाइन करते हैं। देखो मैं यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना चार्ट इसमें समझाती हूँ, हमें क्या करना है इसको ऐसे लिखना है पहले तो, ठीक है। ये है हमारा चेंज की डेट, ठीक है। अब हमें देखना है डेट ऑफ विजिट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वेयर इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन इशूड एंड पेमेंट इज ऑल्सो आफ्टर द चेंज, ऑल्सो रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इज द इन द रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ टैक्स, यानी दोनों भी आफ्टर हुआ है, चेंज के बाद में हुआ है। इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन इशूड एंड पेमेंट ऑल्सो रिसीव्ड आफ्टर द चेंज के बाद में हुआ है, तो ये है मैं आई लिख रही हूँ, मैं जो है पी लिख रही हूँ, पी मतलब पेमेंट, आई मतलब इनवॉइस है। तो इन दोनों में से जो भी अलग होगा ना इनवॉइस इशू किया वो या फिर जो है ये, तो वो से हम मान लेंगे उस दिन का जो भी रेट होगा उससे मान लेंगे हमारा रेट ऑफ सप्लाई, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स। फिर ये कि वेयर इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द रेट ऑफ चेंज एंड रिसीव पेमेंट जो इशू हुआ था आफ्टर चेंज, मतलब ये चेंज है, यहाँ पे इनवॉइस इशू हुआ था और यहाँ पे पेमेंट हुआ था चेंज से पहले और बाद में, तो हम किसको मान लेंगे इशू ऑफ इनवॉइस, जब इनवॉइस इशू है ना उसकी जो भी रेट होगा ना वो हम मान लेंगे। फिर है ये पेमेंट हैज बीन इशूड बिफोर द चेंज ऑफ डेट एंड, अब यहाँ पे जो उल्टा होगा, यहाँ पे जो है पेमेंट पहले हो रहा है इनवॉइस बाद में इशू हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसमें किसको मानेंगे, तो इसमें इसको मानेंगे, अर्लियर वाली बात ही है वैसे तो। यहाँ पे हमको तो आफ्टर द चेंज ऑफ, यहाँ पे मेरे को लगता है ये ऐसा होना चाहिए था इनवॉइस और ये जो फाइन मतलब जो भी अर्लियर होगा ना हम वही मानेंगे, इसमें यही बात है। तो यहाँ पे भी यही बात बोली हुई थी कि यहाँ पे चेंज हुए रेट 18 से 12 हो चुकी है, तो इसमें जो है द टैक्स एप्लीकेबल व्हेन सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड इशू इनवॉइस बिफोर चेंज इन रेट अप्रैल 25 पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर चेंज, पेमेंट बाद में हुए तो हम कब मानेंगे जब हम इनवॉइस इशू करें ना वो, तो 18 जो हुए ना ओल्ड रेट शेल बी एप्लीकेबल। ये भी एग्जांपल ये है, इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये क्या है, एक्स है डिसाइड करता है वो नोएडा में परचेज करता है 40,000 मार्कर से 20 ईच, अनिका स्टेशनरी से होलसेलर एट दिल्ली में होलसेलर है, एक्स सिस्टर है मैनेजर। ये जो है वो बात बोल रहा है कि देखो एक्स है मिस्टर एक्स है नोएडा में रहता है, परचेज क्या है 40,000 मार्कर्स, अनिका स्टेशनरी से होलसेलर एट दिल्ली में है। और एक्स की जो सिस्टर है ना, इसकी जो सिस्टर है उसने जो है वर्किंग एज मैनेजर अनिका जो स्टेशनरी है, अनिका एंड स्टेशनरी ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से इसने क्या किया था, इसी सिस्टम ने जो है परचेज किया था, वर्किंग ये वर्क करती है, ये एज ए मैनेजर वर्क करती है वहाँ पे। ऊपर मार्केट कहते 23, कितने में परचेज किया था 20 में, किसने किया था मिस्टर एक्स ने ऐसा परचेस किया था 23 में, फेयर मार्केट वैल्यू भी तो नहीं है, नहीं 20 में परचेस किया था, फेयर मार्केट वैल्यू 23 है, ठीक है। और इसने एडिशनल जो है चार्जेस पे किया था 15,000 का ट्रांसपोर्टिंग मार्कर्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे ना कोई डायरेक्ट ना इन दोनों का डायरेक्ट जो है लाइक वो नहीं है, इंक्लूड्स एंसिलरी एक्सपेंसेस बाई बॉन्ड बाई एनी का रिगार्डिंग आर नॉट रिलेटेड। ये बताना चाह रही थी मैं कि ये जो है ना
रिलेटेड पर्सन्स नहीं है। मिस्टर एक्स और अनिका स्टेशनरी जो है ना वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स की जो वाइफ है ना वो एम्प्लॉई है अनिका स्टेशनरी में, ठीक है ना। जैसे मिस्टर एक्स की सिस्टर जो है और अनिका स्टेशनरी आर नॉट कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन। बिफोर ट्रांजेक्शन जो भी होगा ना वैल्यू टेकन एज वैल्यू सप्लाई। अच्छा, ये वैल्यू सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो हियर एंड आई जो सॉल्व ऑल दी वैल्यू सप्लाई वाले क्वेश्चन, वॉस वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो, एंड पॉस वाला जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बिकॉज 30 मिनट्स ऑलरेडी अभी होने वाले हैं, 30 मिनट्स हो चुके हैं, इससे ज़्यादा टेंशन स्पैन होता नहीं है, ठीक है। सो लेट्स ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।